हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। दोस्तों, मेरे इस स्टडी चैनल पे मैं आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 बिहार बोर्ड रेनबो बुक की लेसन नंबर 7 अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जिसके मैंने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं। यदि आप भी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को यदि आप दोबारा भी देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, ध्यान से आप कोशिश करें दोबारा नहीं, एक ही बार में हर एक क्वेश्चन को समझने का। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको अगली वीडियो किस टाइप की भी चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लासेस। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, कुछ बेसिक बातें हम लोग जान लेते हैं। ये आपका लेसन नंबर 7 है। इससे पहले मैंने 6 लेसन्स के ऑब्जेक्टिव्स करवा रखा है, जिसमें से आपके एक भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बाहर कभी नहीं पूछे जाएंगे। मैं जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पॉसिबल है मैं सारा क्वेश्चंस को कवर करवा रहा हूँ। इसके ऑथर की अगर मैं बात करता हूँ, जिनका नाम है जर्मनी ग्रीर, जिनकी पिक ये मैंने आपको दे रखा है, आप इन्हें देख सकते हैं, यही है जर्मनी ग्रीर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ अ टाइप ऑफ। अ चाइल्ड इज़ अ बॉर्न, ये एक प्रकार का क्या है? क्या ये एक स्टोरी है, स्पीच है, ऐसे है या नॉवेल है? आप लोग तो इतना समझ ही रहे होंगे। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न जो है स्टोरी तो बिल्कुल नहीं है, न एक स्पीच है, यह एक हमारा ऐसे है। ध्यान रखेंगे, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न एक हमारी ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ रिटन बाय। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न लिखी गई है किनके द्वारा? H.E. बीट्स के द्वारा। सर, H.E. बीट्स ऑथर हैं द अर्थ के। आपको मैं साथ ही साथ ये भी याद करवाते चलूँगा कौन से ऑथर का काम क्या सब है। नेक्स्ट है जर्मनी ग्रीर, जो बिल्कुल अ चाइल्ड इज़ बॉर्न के ऑथर बनते हैं। डोरोथी एल सायर्स, ये जो ऑथर हैं हमारे ही रेनबो बुक की एक लेसन आती है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जिसके ऑथर बनते हैं डोरोथी एल सायर्स। एंड नेक्स्ट बर्टन रसल, ये ऑथर है आपके आइडियाज़ डैट हेल्प्ड मैनकाइंड, ये इस लेसन के ऑथर बनते हैं। आपको हर एक को ऑप्शंस में बताते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना बने रहे। यदि इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन बांग्लादेश रूपथोका इज़ अ काइंड ऑफ। बांग्लादेश में रूपथोका एक प्रकार का क्या है? किसे कहते हैं रूपथोका? क्या वह एक मिठाई है, क्या एक नृत्य है, ये फेरी टेल्स है या कोई पारंपरिक कार्यक्रम है? ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन से बहुत लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं। इसका हमारा सही आंसर बनेगा फेरी टेल्स। रूपथोका बांग्लादेश की परियों की कहानी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए डैश वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज। टैबूज का मतलब होती है कोई भी काम को करने से रोकना। किस प्रकार की महिलाओं को अलग अलग प्रकार के कामों को करने से रोका जाता था? रिचुअल्स, ये या उनको कोई भी तरह की बातें, रीति रिवाज को मानना पड़ता था। जो भी पारंपरिक रीति रिवाज है, कस्टम्स को मानना पड़ता था। कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस तरह की बातों को मानना पड़ता था, रीति रिवाज को, और बहुत चीज़ों से उन्हें वर्जित रहना पड़ता था? क्या वह एक सुंदर महिला को, या एक कुरूप महिला को, प्रेग्नेंट महिला को, या विग्ड महिला को? विग्ड, जिसको हम लोग अपने भाषा में डायन टाइप के कहते हैं, उस महिला को। इसका हमारा सही आंसर बनेगा एक प्रेग्नेंट महिला को जो है इस तरह के बहुत सारे रीति रिवाज, वर्जित कामों से मानना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जर्मनी ग्रीर इज़ अ फेमस डैश राइटर। जर्मनी ग्रीर एक प्रसिद्ध डैश लेखिका है। कैसी लेखिका है? साइंटिफिक, फेमिनिस्ट, चाइल्डिश या ये सभी हैं? ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जर्मनी ग्रीर एक प्रसिद्ध महिला लेखिका है। चाइल्ड इज़ बॉर्न
बच्चे की जन्म एक महिला से संबंधित है, इस प्रकार भी हमारे लोग याद रख सकते हैं, अर्थात यह एक महिला लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 6, जर्मन ग्रीर बिलोंग करती है कौन से प्रांत से, कौन सी देश की है? क्या वो जर्मनी की है? बिल्कुल इनके नाम से नहीं जाइएगा। जर्मन ग्रीर जो हैं ऑस्ट्रेलिया के निवासी बनते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चंस आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्लेथी वीमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ। स्लेथी वुमेन, आपको यह पे एक डाउट होगा, सर स्लेथी किसे कहते हैं? स्लेथी आपने एक देश का नाम सुना होगा, हमारे बगल के एक देश है, हमारी पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसमें टोटल लगभग 64 उसमें डिस्ट्रिक्ट बनते हैं और 8 डिवीज़न्स बनते हैं। उसी में से एक डिवीज़न आता है सिलेथी। तो सिलेथी उसी डिवीज़न के, उस प्रांत के रहने वाली महिलाओं को सिलेथी महिलाएं कहा गया है। सिलेथी वीमेन एंड हर चाइल्ड, और महिलाएं साथ साथ उनके बच्चे को नए कपड़े दिए जाते थे डैश डे ऑफ द बर्थ, जन्म के कौन से दिन में? तो इसका सही आंसर हमारा बनेगा 7वें दिन में। जो हम लोग के यहाँ बच्चे की जब छठियार जिसे बोला जाता है, उसी तरह से जो है सिलेथी वीमेन और उनके बच्चे को जो है 7वें दिन पे है इन्हें नए नए कपड़े दिए जाते थे। आई होप समझ आया होगा आपको ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डैश वीमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान अपनी माँ पिताजी के घर घूम जाया करती थी? तो इसका हमारा सही आंसर बनेगा एन इंडियन वुमेन, और आज भी हमारे देश में ऐसी परंपरा चल ही रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन डैश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। कौन से देश में जब बच्चे 5 या 6 साल तक के रहते हैं तो उसकी पूरी देखरेख उनके पूरे परिवार के लोग एक साथ मिलकर करते हैं? इसका हमारा राइट आंसर बनेगा बांग्लादेश, ना कि हमारा इंडिया। बांग्लादेश में जो है जब बच्चे 5 या 6 साल तक रहते हैं तो उनकी पूरी देखरेख उनके पूरे परिवार के लोग एक साथ मिलकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गार्लैंड्स ऑफ डैश वर गिवन टू अ न्यू बेबी। गार्लैंड्स का मतलब होता है माला दिया जाता था नए बच्चों को। कौन से माला दिया जाता था? तो इसका हमारा सही आंसर बनेगा टर्मरिक एंड गार्लिक्स, जिसका मतलब होता है हल्दी और लहसुन का। आज भी हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा चलती आ रही है। तो गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक्स वर गिवन टू अ न्यू बेबी। टर्मरिक का मतलब हल्दी, गार्लिक्स का मतलब लहसुन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जनरली सामान्य तौर पे अ प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। एक प्रेग्नेंट महिलाएं को भेज दिया जाता था किसके घर? बच्चे को जनन करने के दौरान। तो क्या उनको डॉक्टर के घर भेजा जाता था, रिलेटिव के घर भेजा जाता था, या पेरेंट्स के घर भेजा जाता था? इसका हमारा सही आंसर बनेगा उनको पेरेंट्स के घर पे भेज दिया जाता था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन डैश सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर। किस सोसाइटी में बच्चे का जन्म एक पूरी परिवार के जो लोग होते हैं सब साथ मिल के मनाते हैं जब बच्चे का जन्म होता है? इसका हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ट्रेडिशनल। पारंपरिक सोसाइटी में ऐसा है कि बच्चे की जब जन्म होती है तो उसे पूरे परिवार के लोग एक साथ मिल के सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन डैश मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ बहुत सारे अनेकों ऐसे परंपरा जो सोसाइटी हैं, जो पौराणिक सोसाइटी हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, माँ और बच्चे का जो संबंध जो है इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन डैट बिटवीन, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? तो इसका हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा हस्बैंड एंड वाइफ से। मतलब
ट्रेडिशनल सोसाइटी में माँ और बच्चों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसके रिलेशनशिप से? हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन डैश सोसाइटीज़ द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ अ सेलिब्रेशन। कौन से सोसाइटी में जो प्रेगनेंसी के दौरान जो भी इस तरह की प्रक्रिया चलती है वह एक पूरी तरह से उत्सव के रूप में वह सेलिब्रेट करते हैं? इसका हमारा राइट आंसर बनने वाला है, वो बनेगा, एक मिनट, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज ए सेलिब्रेशन। मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो पारंपरिक सोसाइटी है, जो समाज था, पारंपरिक समाज जो पहले की रीति रिवाजों को मानने वाले थे, उनमें जो प्रेगनेंसी जो एक पूरी जो प्रक्रिया होती है उससे एक यह उत्सव के रूप में मनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, Visiting mother's house during pregnancy is one of the dash of pregnancy। मम्मी के घर, अपने माँ के घर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का जाना उनके लिए एक क्या होता था? तो उनके लिए एक प्रकार का रिवार्ड होता था, एक प्रकार का उनके लिए यह एक तोहफा हुआ करता था। यदि उन्हें इस तरह की छूट मिल जाती कि तुम अपने माँ के घर जा सकती हो, तो वह उनके लिए एक सबसे बड़ा तोहफा माना जाता था, एक प्रकार का उपहार माना जाता था। दोस्तों बीच बीच में कभी 1-2 मिनट के लिए गैप हो जाती होगी तो आप समझिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से इस तरह का मैं एक मिनट भी नहीं, कुछ सेकेंड्स के लिए रुक जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आता हूँ। इन्फेंट्स एंड मदर्स, इन्फेंट्स का मतलब होता है नवजात शिशु, एंड मदर्स माँ डैश रेट इज़ ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। मतलब पारंपरिक जन्म के दौर, पारंपरिक जन्म जो पहले जो बच्चे की जन्म होती थी जब, उसमें माता और नवजात शिशु की कौन सी रेट? तो पहले बच्चे और माता की जो मृत्यु दर जो थी वह काफ़ी ज़्यादा थी। इसमें हमारा जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु, इन्फेंट्स का मतलब होता है नवजात शिशु, नवजात शिशु, और माता की मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा पहले बहुत ही ज़्यादा थी आज के तुलना में। आई होप ये भी क्वेश्चंस आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द नेमिंग सेरेमनी इज़ हेल्ड व्हेन बेबी इज़। नेमिंग सेरेमनी जो नामाकरण जो होता है बउआ का जो आते हैं इस समय, उसका कब किया जाता था? तो इसका हमारा राइट आंसर बनेगा जब बच्चे 7 दिन के हो जाते थे। 7 साल के नहीं, 7 दिन के जब बच्चे हो जाते थे तो उनका नामांकन किया जाता था, उन्हें नाम दिया जाता था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन सम सोसाइटीज़, कुछ सोसाइटी में वीमेन आर नॉट एक्सेप्टेड द मेंबर ऑफ द फैमिली अनटिल दे डैश टू चाइल्ड। कुछ सोसाइटी में, कुछ समाज में महिलाओं को स्वीकृत नहीं किया जाता है द मेंबर ऑफ द फैमिली, एक परिवार के सदस्य के रूप में, तब तक वो एक बच्चे को क्या नहीं करती है? कोऑपरेट नहीं करती है, वह बर्थ नहीं करती है, पढ़ाती नहीं है या पालन पोषण नहीं करती है। इसका हमारा सही आंसर बनेगा गिव बर्थ। वह जब तक बच्चे को जन्म नहीं दे देती है तब तक उसे कुछ समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि कुछ महिलाओं, कुछ पुरुषों का फिर से वो लोग शादी करवा देते हैं। इस तरह के लोग हमारे समाज में अभी भी पाए जाते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। दोस्तों ये आपको क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।